जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। अभी तक जो हमने देखा कक्षा 10 विज्ञान, जिसका चैप्टर 2 था अम्ल, क्षारक और लवण, जिसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज ये हमारा चौथा भाग है और कोशिश करेंगे कि आज इस भाग में अध्याय 2 जो है वो संपूर्ण हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पिछले पार्ट के अंदर हमने लवणों से संबंधित कुछ जानकारी, जिसके में सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूरा पढ़ लिया था। अब नंबर 2 पर देखेंगे हम विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान होना ज़रूरी है। तो देखो, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण होता क्या है? विरंजक, वी और रंजक का मतलब हो गया रंग उड़ाने वाला। यानी कि अगर किसी भी वस्तुओं का अगर हमको रंग उड़ाना है तो रंग उड़ाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो है विरंजक चूर्ण। यानी कि रंगीन वस्तुओं से रंगहीन वस्तु अगर हमको बनाना है, रंगीन से रंगहीन, तो तब हम क्या लेंगे काम में? विरंजक चूर्ण। अब इसका अन्य नाम क्या है? इसको अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। आदमियों का जो रंग उड़ाते हैं उसे स्त्री कहते हैं और जो वस्तुओं का जो रंग उड़ाते हैं उसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्योंकि आदमियों का रंग तो वैसे स्त्री की वजह से उड़ जाता है, बाकी वस्तुओं का रंग अगर हमको उड़ाना है तो विरंजक चूर्ण काम में लेते हैं। अब इसका रासायनिक नाम होगा हमारे पास, रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये शुरू में कैल्शियम है, ऑक्सीजन का ऑक्सी और क्लोरीन का क्लोराइड, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका दूसरा नाम भी होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कभी कभी ऑक्सी को हम हाइपो शब्द भी बोल देते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का अन्य नाम ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक सूत्र CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? यानी कि जो सूत्र है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसको बनाते कैसे हैं? अगर हमको विरंजक चूर्ण बनाना है तो इसको कैसे बनाते हैं? जो हमारे पास शुष्क भुजा हुआ चूना है, भुजा हुआ चूना, और भुजा हुआ चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगर इसके अंदर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें, इसके अंदर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें तो ये हमको यहाँ पर विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त कैसे होता है? अगर बनाने की विधि पूछी जाती है तो आपको हिंदी में ये लिखना है कि जब शुष्क भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और शुष्क भुजा हुआ चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो CaOH का होल ट्वाइस है, ये हमारे पास सूत्र किसका होता है? भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आ गया था कि भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिना भुजा हुआ चूना, यानी कि हमने उसको जल के अंदर नहीं डाला है, तब हो जाएगा उसका CaO। तो बिना भुजा हुआ चूने का तो CaO और भुजा हुआ चूने का CaOH का होल ट्वाइस। यानी कि जो ये OH समूह है ये 2 बार जुड़ा हुआ है इस कैल्शियम से, तो कैल्शियम से OH समूह 2 बार जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ये हमारे पास यहाँ पर विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है और साथ में जल का निर्माण होता है। तो ये बनता कैसे है, एक बार मैं यहाँ पर डिटेल से बता देता हूँ। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम के साथ OH कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। OH कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो कैल्शियम के साथ हम यहाँ पर 2 OH जोड़ देते हैं। कैल्शियम 1 है और ये OH और ये OH। अब इसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, Cl2 गैस, Cl2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि एक तो OH समूह है और एक यहाँ से H, तो ये H और OH, H और OH, ये तो क्या बन गया? देखो यहाँ पर H और यहाँ पर H, हमारे पास H बन गए 2, तो ये तो बन गया H2 और एक ऑक्सीजन ये रहा, तो यहाँ से तो बनेगा जल। H और OH मिलकर तो बना लेगा H2O। अब रह क्या गया? यहाँ पर तो Ca और यहाँ पर O, CaO, और यहाँ पर क्लोरीन गैस आकर जुड़ जाएगी तो बना लेगा CaOCl2।
CaOCl2, और CaOCl2 को ही हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो कैल्शियम के साथ कितने हमारे पास OH जुड़े हुए हैं? 2, तो हमने यहाँ पर 2 OH जोड़ दिया। अब एक OH तो पूरा और एक हाइड्रोजन ये मिलकर तो जल का अणु बना लेगा H2O, यहाँ से H2O बन गया ये जल। अब ऑक्सीजन रह गया, Ca के साथ सिर्फ ऑक्सीजन रहा है, बाकी तो ये जल बना लिया यहाँ से CaO, और क्लोरीन गैस और जुड़ जाएगी तो CaOCl2। इस तरीके से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो कमेंट करके बताओ विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्लियर है क्या? तो कैसे बनाते हैं विरंजक चूर्ण को? जो हमारे पास बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, उसके अंदर हमको क्लोरीन गैस प्रवाहित करनी है, और बुझे हुए चूने के अंदर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तब हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। अब इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का मतलब मैंने क्या बताया दिया था कि अगर हमको ये रंग उड़ाने के काम में आता है, रंग उड़ाना है, पहला है जल को जीवाणु से मुक्त करना। अगर जल के अंदर जीवाणु हो जाते हैं तो अगर हमको उसमें जीवाणु को ख़त्म करना है तो भी हम किसका उपयोग करेंगे? विरंजक चूर्ण का। यानी कि जो हमारे पास मेडिकल स्टोर होते हैं हमारे आसपास में, अगर हम उन पर जाकर बोलते हैं कि विरंजक चूर्ण की गोली दीजिए, तो विरंजक चूर्ण की गोलियां आती है। अगर पानी के अंदर डाल देंगे तो पानी के अंदर जितने भी जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका एक कार्य तो क्या हो गया? जल को जीवाणुओं से मुक्त करना। यानी कि जो हमारे पास विरंजक चूर्ण है वो रोगाणुओं को ख़त्म करते हैं, जीवाणुओं को ख़त्म करते हैं। नंबर 2, वस्त्र उद्योग में, जो भी हमारे पास वस्त्र उद्योग है, कपड़े, चाहे वो सूती हो या लिनन हो, इनके विरंजन के लिए, विरंजन का मतलब हो गया रंग उड़ाने के लिए, चाहे सूती हो या फिर लिनन के कपड़े हो, उनके रंग उड़ाने के लिए जो हम काम में लेते हैं वो होता है विरंजक चूर्ण। फिर है उद्योगों में अपचाय के रूप में, और उद्योगों में इसके अपचाय के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो हमको सीधा सा ध्यान रखना है, अगर हमको वस्तुओं का या फिर हमारे पास जो कपड़े हैं अगर उनका रंग उड़ाना है तो फिर विरंजक चूर्ण काम में लेते हैं, और एक पानी को अगर जीवाणु से मुक्त करना है तो भी इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। क्लियर है? और ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। कभी कभी इसका सूत्र पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका रासायनिक नाम और बनाने की विधि और उपयोग, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, जिसको हम अपनी भाषा में इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। वो बोलते हैं ना कि जब लड़कियां पकौड़े वकड़े बनाती है तो बोलते हैं कि बेकिंग सोडा लेकर आओ, और जब उसको अगर ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लड़कियों को तो ज़्यादा डाल देती है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सुबह हम आना जाना लगा रहता है। तो बेकिंग सोडा जो है वो पकौड़ों में स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है। अभी बेकिंग सोडा जो है इसको हम क्या क्या कहते हैं? अन्य नाम क्या है? खाने का सोडा या मीठा सोडा, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, जान गए होंगे। रासायनिक सूत्र, अब बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ये कि जो चैप्टर 2 में भाग 1 के अंदर मैंने बता दिया था, NaHCO3। अब इस NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, तो रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसी का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, बनाते कैसे हैं इसको? अब बनाते कैसे हैं? हम अमोनिया गैस लेते हैं और नमक लेते हैं, उनके अंदर हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं जल की उपस्थिति के अंदर। 4 चीज़ें लेंगे, ध्यान रखना, अमोनिया NH3, CO2 गैस, नमक NaCl और H2O जल। तो अमोनिया, CO2 गैस, नमक और जल, जब इन सब को मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl जो लिखा हुआ है ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और साथ में हमको प्राप्त हो जाएगा ये NaHCO3, और इसी को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बनाने की विधि में अमोनिया, CO2, नमक और जल, अमोनिया, CO2, नमक और जल। फिर से बता रहा हूँ, अमोनिया, CO2, नमक, NaCl और जल। जब इन सब को हम मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl, और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पहला उपयोग तो आप बता सकते हैं कि पकौड़े वकड़े बनाने में, उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए। दूसरा है सोडा अम्ल अग्निशामक में, सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो हमारे पास अग्निशामक यंत्र हैं जो हॉस्पिटल के अंदर लगे रहते हैं आग बुझाने के लिए, उसमें भी ये बेकिंग सोडा घुला रहता है।
फिर है एंटासिड के रूप में। एंटासिड ये मैंने बता दिया था, एंटासिड का मतलब हो गया एसिडिटी को कम करने वाला। एंटी एसिड, एसिड का उल्टा, एसिड यानी होती है अम्ल, अम्ल का उल्टा कार्य करने के रूप में भी ये हम एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। अर्थात अगर कभी कभी अगर हमारी अपच की स्थिति में अम्ल की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, पेट में अम्ल की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है या एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए थोड़ी सी मात्रा में हम बेकिंग सोडे का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, दुर्बल क्षारक है। अम्ल को कम करने के लिए हम क्षारक का ही उपयोग करते हैं। और फिर है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब देखो, एक तो यहाँ पर है बेकिंग सोडा और यहाँ पर है बेकिंग पाउडर, दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेकिंग पाउडर क्या है, तो जल्दबाजी में हम ये बताकर आ जाते हैं NaCO3। देखिए बेकिंग सोडे का ये तो सूत्र होता है NaCO3, लेकिन बेकिंग पाउडर ये अलग है। बेकिंग पाउडर बनाते कैसे? बेकिंग सोडे से बनाया जाता है। बेकिंग सोडे से क्या मिलाकर? इसमें टार्ट्रिक अम्ल मिलाकर, यानी कि बेकिंग सोडे में जब टार्ट्रिक अम्ल मिलाएंगे तब बेकिंग पाउडर का निर्माण होगा। ये हमको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा अलग है और बेकिंग पाउडर बिल्कुल अलग है। तो बेकिंग पाउडर किससे बनता है? बेकिंग सोडे से ही बनता है। साथ में इसमें क्या मिलाना पड़ता है? टार्ट्रिक अम्ल। तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल बराबर क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर। क्लियर है? अब देखो, अगर हमने बेकिंग सोडे को अगर खाने वाने में जैसे पकोड़े हैं या उसमें अगर डाल देते हैं और फिर जब उसको गर्म किया जाता है तो ये बेकिंग सोडा किस किस में टूटता है? ये एग्ज़ाम में कई बार इसकी अभिक्रिया पूछ ली गई है कि खाना पकाते समय बेकिंग सोडे की अभिक्रिया बताइए। यानी कि अगर हम खाना पका रहे हैं और उसमें अगर बेकिंग सोडा डाल दिया तो फिर जो उसमें होने वाली अभिक्रिया वो बतानी है। तो ये है बेकिंग सोडा NaCO3। ये किसी खाने के अंदर हमने डाल दिया, अब हम खाने को गर्म कर रहे हैं, तो ये किस किस में टूट जाएगा हमारे पास? ये टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी और साथ में जल बनाएगा। तो CO2 गैस बाहर निकल रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो क्या क्या निर्माण होगा? सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस और जल। अब ये जो CO2 गैस है, CO2 गैस ये और कहाँ पर हमको देखने को मिलती है? जैसे अगर किसी का बर्थडे आता है, जो हम केक लेकर आते हैं, तो केक भी थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा हुआ दिखाई देता है। केक भी ऐसे थोड़ा ऊपर से उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो क्यों देता है? क्योंकि केक के अंदर थोड़ी सी मात्रा में हम ये बेकिंग सोडा मिला देते हैं। और बेकिंग सोडा जब मिलाते हैं तो बेकिंग सोडे का जब अपघटन होगा तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है? CO2 गैस। और CO2 गैस आ जाती है बाहर। तो CO2 गैस जब बाहर आएगी तो CO2 गैस को जब बाहर आने के लिए रास्ता नहीं मिलता है तो केक को थोड़ा सा ऊपर उठा देती है। तो CO2 गैस के कारण ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अर्थात फूल जाता है। केक थोड़ा सा फूल जाता है। कौन सी गैस के कारण? CO2 गैस के कारण। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गए हमारे 3 लोग। फिर है नंबर 4, धोने का सोडा, जिसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। धोने का सोडा को धावन सोडा भी कहा जाता है। धोना, जो लड़कियां जैसे कपड़े वपड़े धोती है उसी की बात है, महिलाएं वगैरह कपड़े वपड़े धोती है ना, धोने का सोडा। तो वो जो है उसका अन्य नाम है धावन सोडा। अब उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2, यानी कि ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें जल के अणु कितने जुड़े हुए हैं? 10। तो Na2CO3 10H2। और बनाने की विधि देखो कैसे बनाते हैं। अगर हम ऊपर देखते हैं खाना बनाने के लिए, जब हमने देखा था बेकिंग सोडे में, तो ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट में टूट गया था। अब यहाँ तक तो ये तो इतना है ही हमारे पास Na2CO3। अब हमको चाहिए इसमें जल के अणु। इसको बनाने के लिए हमारे पास जल के अणु और चाहिए 10। तो जल के अणु को हम कैसे इसमें लगाएंगे? देखो, अब इसका किया जाता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब हो गया जब इस पर दाब बढ़ाया जाता है जल की उपस्थिति के अंदर, तो जल के अणु इसमें जुड़ जाते हैं। तो जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करवाते हैं जल की उपस्थिति में, क्रिस्टलीकरण का मतलब हो गया जल के अणुओं को जोड़ना। हमको इतना ध्यान रखना है, क्रिस्टलीकरण का मतलब है जल के अणुओं को जोड़ना। तो जब क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है तो ये 10 जल के अणु इसके साथ जुड़ जाते हैं और Na2CO3 10H2O ये हमारे पास बना लेता है धोने का सोडा। तो फिर से बता देता हूँ किस तरीके से बनता है कि ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बना था बेकिंग सोडे से क्या बना था हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का हम क्रिस्टलीकरण करवा रहे हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब हो गया कि अब उसमें जल के अणु जुड़ेंगे। सीधा सा ध्यान रखना है, क्रिस्टलीकरण का मतलब जल के अणु उसमें जुड़ेंगे। क्रिस्टलीकरण करवाते हैं तो ये 10 जल के अणु इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये धोने का सोडा बन जाता है। धोने का सोडे का सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O।
Na2CO3 10H2O। तो धोने के सोडे का सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, अर्थात जब कभी कभी जो अगर हमारे पास जल जो कठोर होता है, कठोर जल, ठीक है, अगर वो कार्य नहीं कर पाते, जैसे उसमें साबुन वगैरह अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, तब उसके अंदर हम ये धोने का सोडा जब मिला देते हैं तो उसकी कठोरता दूर हो जाती है। अर्थात जल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। ठीक है, मृदु जल और कठोर जल। तो कठोर जल के अगर हमको स्थायी दूर करना है तो उसके लिए हम उसमें क्या मिला देंगे, धोने का सोडा, तो कठोरता उसकी दूर हो जाएगी जल की। अब और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कांच में, साबुन, कागज़ उद्योगों में, जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो कांच के उद्योग हो वहाँ पर भी काम आएगा ये, साफ़ सफाई के अंदर। साबुन जो है उसमें भी, क्योंकि साबुन के अंदर भी धोने का सोडा आता है। कागज़ उद्योगों में, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चाहे कांच उद्योग हो या साबुन उद्योग हो या कागज़ उद्योग हो, सभी में धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। और घरों की साफ़ सफाई में भी धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। घरों की साफ़ सफाई करते हैं तो धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है और कमेंट करके बताओ। तो इसका रासायनिक नाम आपको बताना है कि धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो कोई यहाँ से विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम मैंने बता दिया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और धोने के सोडे का ये आपको कमेंट में बताना है इसका क्या आएगा। अब है अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट के अंदर POP भी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम तो सुना ही होगा प्लास्टर का। जब हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है तो हम ऐसे बोलते हैं कि प्लास्टर करवा के लाए हैं, क्योंकि लड़कियों की तो हड्डियाँ वैसे ही नहीं टूटती, क्योंकि वो तो पापा की परियां हैं, जब टूटने वाली होती है, गिरने वाली होती है तो वो तो उड़ जाती है। अब पीछे बचा कौन, ये हम लड़के बच्चे पुरुष, जिनकी हड्डियाँ टूटती रहती है बार बार, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, कभी स्टंट दिखाने के चक्कर में, कभी या किसी को मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उनको दिखाने के चक्कर में। तो अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2, CaSO4 1/2 H2। ये 1/2 यानी कि जल का अणु यहाँ पर हमारे पास आधा है, 1/2, और ये है CaSO4। तो CaSO4 को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और 1/2 यानी कि आधा है, तो आधा को हम अर्ध भी बोलते हैं, आधा को अर्ध या फिर हेमी शब्द भी बोलते हैं, अर्ध। और H2O के लिए लगाते हैं हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट या तो अर्ध हाइड्रेट बोलो या फिर हेमी हाइड्रेट बोलो, दोनों सही है। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कि जल का अणु हमारे पास यहाँ पर आधा है। फिर है बनाना, यानी कि इसको बनाते कैसे। जो हमारे पास जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, CaSO4 2H2O। ये रहा यहाँ पर CaSO4 2H2O। इसको बनाते कैसे हैं, कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम को हम 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं। जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है, यानी कि जिप्सम हमने ले लिया और उसको हम गर्म कर रहे हैं और देखते जाते हैं ताप अगर 373 केल्विन तक चला जाता है तो 373 केल्विन पर अब ये जो जिप्सम है, जिप्सम में यहाँ पर हमारे पास 2 जल के अणु हैं। मतलब जैसे 373 तक पहुँचेंगे यहाँ से 1.5 जल का अणु तो बाहर निकल जाएगा, 2 में से 1.5 तो बाहर निकल जाएगा। अब पीछे कितना रह गया, केवल आधा हमारे पास रह जाएगा, आधा। तो ये कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बन जाता है। अब है POP सफ़ेद चूर्ण है जो जल से विक्रिया करके ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये चूर्ण के रूप में होता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा जल डालेंगे तो जल से विक्रिया करके थोड़ा कठोर पदार्थ बना लेगा, पत्थर जैसा पदार्थ बना लेगा। जब हड्डियाँ टूटती है तो हम देखते हैं कि जैसे अगर मान लो प्लास्टर उनको करना होता है तो ये पाउडर चारों तरफ हमारे पाउडर अगर लगाएंगे और उसमें अगर जल से विक्रिया करवाएंगे तो थोड़ी देर बाद में वह कठोर पदार्थ बन जाता है। तो हमको यही बताना है कि जब POP सफ़ेद चूर्ण है और जल से विक्रिया करके ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है। अब है इनके उपयोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक तो खिलौने बनाने के अंदर भी POP का उपयोग किया जाता है। सजावटी सामान के अंदर भी किया जाता है। जो मूर्तियाँ होती है ना, मूर्तियाँ
सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण से कठोर पदार्थ के रूप में बनाते हैं, वो भी इस पीओपी से बनाए जाते हैं सतह को चिकना बनाने में। इसका मतलब है कि जो हम बोलते हैं ना कि पुट्टी करवा रहे हैं, पुट्टी अपनी भाषा में पीओपी जिसको बोलते हैं कि पीओपी करना है दीवार पर, जो पीओपी है वो यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दीवार को चिकना बनाने में। और फिर है टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर स्थिर करना। जैसे हड्डियाँ टूट जाती है, जो प्लास्टर लगा देते हैं हमारे, तो वो जो है क्या काम करता है अब कि ये टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखता है, यानी कि घूमने नहीं देता। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो याद, अब हमने 4 देख लिए। कल एक देख लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फिर हमने देखा विरंजक चूर्ण, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2, और ये बनाने की विधि और उपयोग। सब में यही देखना है, इसके नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि और उपयोग, ये 4 चीज़ें हमको इसमें ध्यान रखना है। एक तो इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि और इसके उपयोग, जैसे 4 ही हमको चल रहे हैं। बेकिंग सोडे में भी हमने इसमें देख लिया कि इसके नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि और उपयोग। इसी तरीके से धोने के सोडे में भी इसमें बनाने की विधि और इसके उपयोग और अन्य नाम। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, आपको इसका रासायनिक नाम बताना है। और फिर है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2। अब यहाँ से मेरा एक और क्वेश्चन है, हम ये बोलते हैं जैसे यहाँ पर अगर कैल्शियम सल्फेट में जल का अणु आधा है, जल का अणु हमको पता है पूर्ण संख्या में ये हो सकती है, जैसे जल का अणु 1, जल का अणु 2, जल के अणु 10, जल के अणु 20, 100, तो ये एक पूर्ण संख्या है। कभी आपने सुना है कि जल का अणु आधा ही है, आधा जल का अणु, या 1.5 या 2.25 या 3.25, तो ये जल के अणु केवल पूर्ण संख्या के रूप में हो सकती है। तो यहाँ पर फिर आधा क्यों आया है 1/2? यहाँ पर या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि जल के अणु एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। तो यहाँ पर आधा क्यों आया है, तो ये आपको बताना है कमेंट करके। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, यहाँ से एक और रह गया था कि पीओपी सफ़ेद चूर्ण जल से विक्रिया करके ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट 1/2H2 हो तो जल से विक्रिया करेगा, और ये जल का अणु हमने ले लिया 1.5। अब यहाँ से 1.5 तो ये है, आधा ये है, ये मिलकर फिर से क्या बना लेगा CaSO4 2H2। ये जिप्सम का है, ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है वो है जिप्सम का। तो जिप्सम का अलग है और हमारे पास इस पीओपी का अलग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम का अगर पूछा जाता है तो CaSO4 2H2O, और जैसे ही अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाता है तो 1.5 जल के अणु इसमें से हटा देना है, 2 में से 1.5 हटाएंगे और आधा लगा देंगे 1/2H2। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलन जल यानी कि कोई भी जो क्रिस्टल है उसमें जो जल उपस्थित होगा उसी को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। यहाँ से एक बार लिखना पड़ेगा, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अर्थात कोई भी जो हमारे पास क्रिस्टल है या जो लवण है, केवल उसके एक सूत्र में हमको देखना है, एक ही सूत्र। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कैल्शियम सल्फेट 2H2, यानी कि जिप्सम लिख दिया हमने। अब जिप्सम का केवल एक सूत्र लिखना है, यानी कि इसका एक सूत्र लिख दिया CaSO4 2H2। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, यानी कि जल के अणुओं की संख्या देखनी है, और यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या है हमारे पास 2। तो जल के अणुओं की संख्या को, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? कोई भी जो हमारे पास अगर लवण है तो लवण के केवल एक सूत्र में उसमें उपस्थित निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो क्रिस्टलन जल का मतलब इतना सा ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोई लवण है और इसके केवल एक सूत्र में, केवल एक ही सूत्र में, ऐसे नहीं कि हम 5 यहाँ पर सूत्र ले, एक सूत्र में जो उसमें जल के अणुओं की संख्या है उसी को हम क्रिस्टलन जल के नाम से जानते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O है, यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ जल के हमारे पास 5 अणु जुड़े हुए हैं एक सूत्र में। जो कॉपर सल्फेट का एक सूत्र है उसमें जल के अणु 5 जुड़े हुए हैं। ऐसे जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट के साथ जल के अणु 2 जुड़े हुए हैं। ऐसे ये सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के अणु 10 जुड़े हुए हैं। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट में जल के क्रिस्टलन जल की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्रिस्टलन जल की संख्या 10, यहाँ पर आयरन सल्फेट में 7, यहाँ पर क्रिस्टलन जल की संख्या 2, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में 5। लेकिन इसकी एक विशेषता है, क्रिस्टलन जल की एक विशेषता है, वो ये है
कि अगर ये जो हमारे पास जितने विलयन हैं, ये विलयन का जो रंग है वो रंगीन होता है, अर्थात कोई लाल रंग का हो सकता है, कोई हरे रंग का हो सकता है, कोई पीले रंग का हो सकता है। अगर किसी में ये जल जुड़ा हुआ है, क्रिस्टलन जल, और उसका जो रंग है वो हमको अगर किसी भी रंग का दिखाई दे रहा है, चाहे वो हरा रंग हो, तो वो जो रंग का जो कारण है वो क्रिस्टलन जल ही है, अर्थात इसी की वजह से हमें इनके में रंग दिखाई देते हैं। जैसे आयरन सल्फेट का जैसे रंग है थोड़ा हल्का हरा, हम मान लेते हैं हल्का हरा रंग है। अब ये जो हरा रंग है, ये आयरन सल्फेट का जो हरा रंग हमको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इस क्रिस्टलन जल की वजह से ही दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको गर्म करें और ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टलन जल है अगर बाहर निकाल देंगे तो फिर ये हरा रंग नहीं रहेगा, फिर ये रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो ये जो अगर किसी भी विलयन में अगर इनको रंग प्रदान करने का कार्य जो करता है वो करता है क्रिस्टलन जल। ध्यान रखना, ये सूत्र नहीं करता। अगर किसी भी विलयन में अगर क्रिस्टलन जल उपस्थित है और उसमें जो उसका रंग है, चाहे लाल रंग का हो चाहे वो पीले रंग का हो, तो ये जो लाल रंग या जो पीला रंग का जो निर्धारण हो रहा है वो सिर्फ इस क्रिस्टलन जल की वजह से। अगर उसमें से हम ये पूरा का पूरा क्रिस्टलन जल बाहर निकाल दें, जल के अणुओं को बाहर निकाल दें, फिर वो उसका रंग नहीं रहेगा। जैसे अगर यहाँ पर इसका हरा रंग है अभी तक, वो कब है? जब इसमें हमारे पास ये क्रिस्टलन जल है। अगर गर्म कर देंगे, पूरा जल निकाल देंगे, फिर ये हरा रंग नहीं रहेगा, क्योंकि सूत्र तो वही रह गया, लेकिन बाहर निकला क्या? ये क्रिस्टलन जल, और क्रिस्टलन जल के निकलते ही हरा रंग भी गायब। तो इसका मतलब है कि जो ये विलयन है उनमें जो अगर क्रिस्टलन जल उपस्थित हैं तो ये क्या कार्य करते हैं? क्रिस्टलन जल का एक विशेष कार्य है, ये उनको रंग प्रदान करते हैं, विलयन को रंग प्रदान करते हैं केवल क्रिस्टलन जल। क्लियर है? अब है हाइड्रोजन गैस की जांच। ये एक रह गया था जब हमने रासायनिक गुणधर्म देखे थे। तो पहला जो गुणधर्म देखा था धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। उसमें देखा था कि जब भी अगर धातुएं किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हमको ये पहचान करनी है कि वो हाइड्रोजन गैस ही है या और दूसरी गैस है, तो इसकी हम जाँच कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे? तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक धातु है, वो मान लेते हैं जिंक है, धातु जिंक, और हमने अम्ल ले लिया हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई। ये धातु है, ये अम्ल है, ये धातु है और ये अम्ल है। तो बनाएगा क्या? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो लवण कौन सा बनेगा? अगर ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी यहाँ से तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर। अब हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक परखनली है, ये परखनली है। परखनली में हमने अम्ल डाल लिया, परखनली में हमने अम्ल डाल लिया, वो है H2SO4, H2SO4 डाल लिया इस नली में। अब हम इसकी अम्ल की विक्रिया धातु के साथ करवानी है, तो ये जो जिंक है, जिंक के हम जो छोटे छोटे टुकड़े हैं दाने, वो इसमें डाल देते हैं, जिंक के टुकड़े। तो जो ये जिंक है, ये धातु है, इसमें हम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर ये मोटे मोटे जो थोड़े दाने हैं, ये है जिंक। तो बाहर से हमने डाला जिंक और इसके अंदर है अम्ल, यानी कि धातु को डाला और अम्ल है। अब धातु अम्ल से विक्रिया करेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट, यहाँ पर जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से होती हुई हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आ जाएगी इस नली के अंदर। और हाइड्रोजन गैस को अगर हम इस साबुन के घोल में से गुजारेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ऐसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब बाहर तो निकल रही है, ये हमको पता है हाइड्रोजन गैस है। अब हमको ये जांच भी करनी है कि ये इस नली से जो आ रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो हम क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन गैस के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे। तो जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो गैस है वो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। और हाइड्रोजन गैस की यही एक विशेषता है, अगर हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो वह फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। और जो गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है वही हमारे पास हाइड्रोजन है। अगर ये गैस फटफट की ध्वनि के साथ नहीं जल रही होती तो हम कह देते कि यह हाइड्रोजन गैस नहीं है। तो पहचान कैसी हुई? क्योंकि ये जो गैस बाहर निकल रही है, मोमबत्ती इसके संपर्क में लेकर आए और हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। इनकी आवाज़ आती है, जैसे फट, जैसे अगर हम पटाखे उठाके छोड़ते हैं आवाज़ आती है ना फट, वैसे इसकी भी आवाज़ आती है, लेकिन थोड़ी धीरे आती है। अगर कम मात्रा में जलाएंगे फट फट की ध्वनि के साथ ये
जलने लग जाती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि जो निकलने वाली गैस है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस की जांच का चित्र भी कई बार आ चुका है, तो चित्र आपकी वैसे पाठ्य पुस्तक में भी होगा। और जब चित्र के बारे में हम पूरी किताब के जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है उसके बारे में एक अलग ही वीडियो लेकर आएंगे, तब उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताओ हाइड्रोजन गैस की जाँच का जो टॉपिक चल रहा था वो क्लियर है क्या। CO2 गैस की जाँच का हमने देख लिया था पहले, CO2 गैस की जांच का ये दो ही है, हाइड्रोजन गैस की जांच का और एक है CO2 गैस की जांच, दो थी, जिसमें से CO2 गैस की जांच तो मैंने बता दी थी, और अब है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जांच। तो फिर से बता देता हूँ, हम क्या कर लेते हैं, परखनली के अंदर कोई भी अम्ल ले लेंगे, उसके अंदर धातु डाल देंगे, धातु अम्ल के साथ विक्रिया करके लवण बनाएगा, लवण तो ये रह जाएगा, और हाइड्रोजन गैस जो कि हल्की है ये गैस बाहर आएगी, और ये इस नलिके से हम साबुन के घोल में से इसको गुजारेंगे तो बुलबुलों के रूप में बाहर आएगी। अब बाहर आएगी तो हमको पता करना है कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, तो जलती हुई मोमबत्ती पास में लेकर जाएंगे, और ये जो बाहर निकल रही है गैस ये फटफट की ध्वनि के साथ जलने लग जाती है, तब हम कह देंगे कि निकलने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस ही है। और इसी के साथ ये जो अध्याय 2 है अम्ल, क्षारक और लवण, ये कंप्लीट हुआ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पूरा चैप्टर क्लियर है कि नहीं है, और ये भी साथ में बताना कि अगला जो हम चैप्टर लेकर आएँ वो कौन सा लेकर आएँ, उसका नाम ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।